चलो, the last concept of essay 315 and the most important one from your understanding point of view as well as from exam point of view, मतलब इधर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल दोनों लेवल पे, ठीक है। 315 का ही एक्सटेंशन है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। आई एम श्योर हर रेगुलर बैच के अंदर मैंने डिटेल में पूरा डायग्राम बना करके आपको सब एक्सप्लेन किया है, लिखवा करके दिया है। यहां पर हम डायग्राम बैठ के बनाएंगे नहीं, मैंने लास्ट बैच का ही डायग्राम निकाल लिया है, आपके नोटबुक में लिखा हुआ रहेगा, पीडीएफ रहेगा आपके पास में, वरना आप सामने देख सकते हैं। हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पूरा आपको ओवरव्यू दूंगा, कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन पूरा करेंगे, बट विल नॉट स्पेंड टाइम इन ड्रॉइंग दैट एंटायर चार्ट राइट नाउ। सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क? सबसे पहले मेरा बात सुनो, रिस्क जहां भी वर्ड आता है ना, वी एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली। तो आपको यह सोचने का है, व्हेन आई सी द वर्ड ऑडिट रिस्क, थिंक नेगेटिव that what can go wrong when you are doing audit of a financial statement। मतलब आपको जहां पर भी वर्ड रिस्क ऐड कर दिया विद अनदर कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सोचना है कि क्या गलत हो सकता है। तो ऑडिट रिस्क मतलब व्हेन आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या गलत हो सकता है? सिंपल है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगा, आपको नहीं मिला, आपने क्लीन ओपिनियन दे दिया, जबकि एक्चुअली में कौन सा ओपिनियन देना चाहिए था? मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। कैन आई से यू एंडेड अप गिविंग अ रॉन्ग ओपिनियन, you ended up giving an inappropriate opinion, this risk is called as audit risk, this risk is called as audit risk। एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मतलब a risk that auditor may give an inappropriate opinion, example when financial statements are materially misstated while the auditor has given a clean opinion, this risk is called as audit risk। Do you agree with the definition of audit risk? देखो, हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, अच्छे से समझते जाएंगे, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे साथ साथ में और कंप्लीट करते जाएंगे। एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं, पहला एग्जांपल आपने क्या दिया? सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, आपने क्लीन ओपिनियन दे दिया, मतलब आपने क्लीन दिया, जबकि एक्चुअली कौन सा ओपिनियन आना चाहिए था? मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए था। दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क। व्हाट अबाउट द अदर वे अराउंड? एक एग्जांपल ये देखो, लिसन टू मी, कम हियर। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट सिचुएशन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट है, बट ऑडिटर गेव अ अनमॉडिफाइड और क्लीन ओपिनियन, दिस इज ऑडिट रिस्क, ये हमने डिस्कस किया। व्हाट अबाउट द अदर वे अराउंड? मतलब ऑडिटर ने दे दिया मॉडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर ने क्या दे दिया? मॉडिफाइड ओपिनियन, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या यह भी ऑडिट रिस्क है कि आपने दे दिया मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट? क्या यह भी ऑडिट रिस्क है? नहीं। मेरा बात सुनना ढंग से, अगर उनको आपको ट्रिक करना है, वो आपसे ऐसा क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट में एमसीक्यू में पूछ सकता है। यहां पर ऑडिट रिस्क नहीं है एज पर ऐसे 315। बात सुनो, इनको लगता है यू हैव टू थिंक ओनली फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव। ऐसा बहुत रेयरली होगा ना यार, जब आपको मालूम है कि कोई गलती है ही नहीं, आप अननेसेसरीली गलती क्रिएट थोड़ी करोगे यार एज ऑडिटर। डू यू गेट माय पॉइंट? इतना प्रोफेशनल बिहेवियर एक ऑडिटर से एक्सपेक्टेड है, इसीलिए इस सिचुएशन को एड्रेस ही नहीं किया, सिर्फ एक ही सिचुएशन को एड्रेस किया है कि जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल स्टेटमेंट है पर आपने क्लीन दे दिया। यही एक मेजर प्रॉब्लम वाला सीन हो सकता है, सिर्फ इस सिचुएशन को ही ऑडिट रिस्क में कवर किया, बिकॉज द अदर सिचुएशन नॉर्मली एज अ प्रोफेशनल ऑडिटर होने के चांसेस ही बहुत कम रहेंगे, एंड हमने उसको एड्रेस भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्ड बनाने वाला आदमी ये सोच रहा है कहां तुम गलत हो सकते हो। डू यू गेट माय पॉइंट? हाँ, मैं मानता हूं कभी कभी ऐसा हो सकता है, कोई मेरे को एक आध गलती मटेरियल लग रही है, क्लाइंट के हिसाब से मटेरियल नहीं होगी, बट वहां पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, पर ऐसा थोड़ी होगा मैंने एडवर्स दे दिया और क्लाइंट के हिसाब से क्लीन रहना चाहिए था। ये तो नहीं होने वाला है, ये बहुत बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है, इसीलिए सिर्फ एक ही सिचुएशन को ऑडिट रिस्क में कवर किया। कौन सा वाला? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड बट यू गिव अ क्लीन ओपिनियन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक काम करते हैं, अगर एग्जाम में ऑडिट रिस्क क्या है ये पूछा तो क्या आंसर लिखेंगे, कैसे आप उसको लिख करके देंगे? लेट्स डिस्कस दैट इन योर मॉड्यूल्स। कम टू पेज नंबर, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1B.17, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट रिस्क। आर यू देयर? मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो। सर, इट मींस व्हेन ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, मतलब क्या है सर? एग्जांपल इसका,
when the financial statements are materially misstated. मतलब मैंने कौन सा ओपिनियन दे दिया इसकी जगह पे? क्लीन ओपिनियन दे दिया है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है. इट इज द रिस्क दैट ऑडिटर में फेल टू एक्सप्रेस एन appropriate opinion in his audit report. This risk is called as audit risk. क्या definition clear है क्या auditors का? पक्का? Now what is not included in audit risk? एक concept है, इधर आओ. Page number 1B.18. What is not included in audit risk? इस चीज को मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है. See, audit risk क्या सबको मालूम है? क्या नहीं आता audit risk में? ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. देखो, audit risk does not include that auditor may express an opinion कि financial statements are materially misstated when they are not. Is it talking about situation number 2? हाँ, मैं आपको बोला ना, situation 1 is audit risk, situation 2 is not audit risk. बात समझ में आया क्या? प्लीज मेरा बात समझो, ये एग्जाम में आ सकता है और कभी ना कभी 4 मार्क के लिए पूछेगा ICI. तो आपको ऑडिट रिस्क क्या पहले डिफाइन करना पड़ेगा. समझ रहे हो? फिर बोलने का है सर, अ सिचुएशन वेयर ऑडिटर में गिव एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. मतलब क्या है? तुम मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, जबकि एक्चुअली में मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है. मतलब क्या देना चाहिए था? क्लीन देना चाहिए था. इस चीज को ऑडिट रिस्क में कवर नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अजम्पशन ऐसा होने का चांसेस ही बहुत कम होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और एक चीज और, बहुत सारे लोगों को लगता है ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिट करने में क्या रिस्क है. इफ आई एम डूइंग, अभी कोई एक लेमैन रहेगा, वो क्या सोचेगा? व्हेन यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी, क्या रिस्क है? सर आप ऑडिट कर रहे हो, आपने सही ओपिनियन नहीं दिया होगा, पीपल विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, यू विल लूज द केस, आपको पैसा देना पड़ेगा. वो ऑडिट रिस्क है. डू यू गेट माय पॉइंट? व्हेन पीपल विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, आपका क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगा मार्केट के अंदर. ये टेक्निकल रिस्क नहीं होता है, ये लेमैन के सबसे रिस्क है. टेक्निकली ऑडिट रिस्क का मतलब एक ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, आई एंडेड अप गिविंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन. मतलब मैंने क्लीन दे दिया जबकि मेरे को मॉडिफाइड देना चाहिए था. नीचे आओ, नीचे देखो. सर, ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म related to the process of auditing. It does not refer to auditor's business risk. प्लीज समझो, ये ऑडिटर के बिजनेस रिलेटेड रिस्क नहीं है, ये एक्चुअल ऑडिट जो आप कर रहे हो उसके रिलेटेड रिस्क है. बहुत सारे लोग सोचेंगे ऑडिट में रिस्क मतलब शायद आपके अगेंस्ट में लिटिगेशन केस, मतलब केसेस फाइल होगा, आप हार जाओगे, या आपका पब्लिसिटी खराब हो जाएगा, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगा, एडवर्स पब्लिसिटी. आपने सुना होगा ना, एक कंपनी में फ्रॉड मिलता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? ऑडिटर कौन है? अ वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हाट पीपल आस्क. तो ये रिस्क है क्या? नहीं भाई, ये है रिस्क, पर ये ऑडिट रिस्क नहीं है. टेक्निकली जो हम पढ़ रहे हैं, एक लेमैन के लिए हो सकता है. एज अ सीए ऑडिट करने का रिस्क क्या है, वो अलग चीज हो गया, उसको हम यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तीसरा चीज, सर, अदर इवेंट्स विच में अराइज इन कनेक्शन टू द ऑडिट. मतलब कोई भी और चीज है. फॉर एग्जाम्पल, नाफरा की एप्लीकेबिलिटी के बाद में ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन किया, समथिंग केम आउट देयर. डू यू गेट माय पॉइंट? या एक मेंबर ने साइन कर दिया सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो शायद इनअप्रोप्रिएट रहेगा. मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट ओपिनियन जब दे रहे हो ना, उसमें एक ही पर्सपेक्टिव का रिस्क दिमाग में रखना. बाकी सब चीजें ऑडिट रिस्क में नहीं आती है, सिर्फ एक ही चीज आती है. क्या? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, बट यू सेड दैट दे आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड. क्लीन ओपिनियन भी मत बोलना, ये बोलना कि ऑडिटर ने बोला दे आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, जबकि दे आर मटेरियली मिसस्टेटेड. उन्होंने ये खुद भी नहीं लिखा है, मैं इसलिए बता रहा हूं. उनके लैंग्वेज में खेलना, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं, तुम उनके लैंग्वेज पे ही खेलना. क्या लिखोगे? देखो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो. गो टू ऑडिटर्स डेफिनेशन. ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन. मतलब क्या है? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, बट ही एंड्स अप सेइंग दैट दे आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड. समझा क्या? पक्का? वो खुद वर्ड यूज ही नहीं कर रहा है, क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन. दे आर नॉट यूजिंग दैट वर्ड एट ऑल. तो तुम भी एग्जाम में यूज मत करना, रियल लाइफ में एक्सप्लेन करने के लिए 100% करना चाहिए. कोई क्वेश्चन वाला बात नहीं है. 705 आता है तो शो ऑफ करना चाहिए. समझ में आया क्या बात? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट रिस्क? पक्का? तो चलो अब देखो, हमारा ये जो डायग्राम था, इसमें सबसे पहले जो मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क है वो क्लियर है क्या? ये आपने ऐसा प्रॉपर ऑडिट रिस्क हेडिंग लिख करके उसके अंदर डेफिनेशन लिखा होगा नोटबुक के अंदर. क्या वो डेफिनेशन आपको कंफर्टेबल है? अच्छा, अब ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स हैं. एक है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा है कंट्रोल रिस्क, तीसरा है डिटेक्शन रिस्क. तीनों को एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे, तीनों को ओवरव्यू दूंगा. लुक एट द फर्स्ट वर्ड, क्या बोलता है? इनहेरेंट रिस्क. अब ना ऑडिट रिस्क को साइड में कर दो, एक एक करके समझो, फिर बाद में उसको रिलेट करेंगे ऑडिट रिस्क से, आपको समझ में आएगा. व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट मतलब समथिंग विच इज बाय डिफॉल्ट. समथिंग विच इज बाय डिफॉल्ट. एक बात सोचो, अगर मैं बोलता हूं
एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स अगर नहीं होते, अगर कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल ले लो, कोई भी एक अकाउंट बैलेंस का एग्जांपल ले लो, अगर उस ट्रांजैक्शन रिलेटेड, उस अकाउंट बैलेंस रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते, डोंट यू थिंक वो एरिया ससेप्टेबल होता टू अ मिसस्टेटमेंट? सिंपल एग्जांपल, परचेजेस, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं बुक्स के अंदर। परचेज का प्रोसेस अगर कंपनी में नहीं है, मतलब परचेज के रिगार्डिंग कंट्रोल नहीं है, परचेज प्रोसेस डिजाइन ही नहीं किया है, कोई भी परचेज कर सकता है, डोंट यू थिंक परचेज का जो एरिया है, जहां पर अमाउंट इन्वॉल्व आ रहा है परचेज का, इट विल बिकम ससेप्टेबल, इट विल बिकम प्रोन टू अ मिसस्टेटमेंट? क्यों बन जाएगा? क्योंकि उस एरिया के लिए कंट्रोल ही नहीं है। तो एज अ ऑडिटर शुरुआत भी वहीं से करो। अज्यूम करो अगर कंपनी में कुछ रेस्पेक्टिव एरियाज में कंट्रोल्स नहीं होते तो वहां पर क्या क्या गलतियां हो सकती थी। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं, मेरा बात सुनो। देखो, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर जब लगाता है, पहला प्रोसीजर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या सोच रहा है? कहां कहां पर चांस है गलतियां होने के, कहना इसे वो कनेक्टेड है, उस एरिया में कंट्रोल्स है या नहीं है। तो ये बस क्या बोल रहा है ना, रिस्क को इंडिपेंडेंटली मत समझो, रिस्क को कंट्रोल से रिलेट करके समझो। क्या बोल रहा है? रिस्क को कंट्रोल से रिलेट करके समझो। और सबसे पहले तो यही अज्यूम करोगे ना कि भाई कंट्रोल्स नहीं है। एक बात सुनो, इधर देखो, हमने क्या बोला? रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3, रिस्क 4, रिस्क 5। सर आपने क्या बोला? जहां जहां रिस्क है वहां वहां कंट्रोल होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, एज अ ऑडिटर कैसे पता चलेगा कि रिस्क है पर कंट्रोल नहीं है? इसके लिए डोंट यू थिंक आई शुड फर्स्ट नो टोटल रिस्क क्या क्या है? मैं बोल रहा हूं मेरे पास में कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, 4 कंट्रोल्स भी है। अगर मैं शुरुआत कंट्रोल से करूंगा तो मुझे ये R5 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल 5 है ही नहीं। पर मुझे शुरुआत रिस्क से करना चाहिए सबसे पहले कि भाई ये 5 रिस्क है, ये 5 रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए 4 कंट्रोल है। मतलब कोई तो ऐसा रिस्क है जिसके लिए कोई कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज वाई दे से अज्यूम करो कंट्रोल्स नहीं है। इनहेरेंट रिस्क कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? यहां पे अजम्पशन है इफ देयर आर नो कंट्रोल्स इन प्लेस, किस किस एरिया में क्या क्या गलतियां हो सकती है। मतलब ससेप्टिबिलिटी मतलब प्रोन टू, चांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट। अगर कंट्रोल्स नहीं होते तो मेरे ट्रांजैक्शंस, मेरे अकाउंट बैलेंसेस कौन कौन से ससेप्टेबल रहेंगे टू अ मिसस्टेटमेंट, ये मेरे को सोचना पड़ेगा। ये चीज ना एक्चुअली में पहला काम होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि कंट्रोल किसको लगाना है? मैनेजमेंट ने लगाना है। तो उन्होंने ढूंढना पड़ेगा ना हमारे बिजनेस में कहां कहां पर क्या क्या रिस्क है। तो सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क किसके लिए रेलेवेंट बनता है? कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कि भाई हमारे इस एरिया में क्या क्या गलत हो सकता है अगर हमने कंट्रोल्स को नहीं अच्छे से डिजाइन करके इंप्लीमेंट किया। तो कैन आई से इनहेरेंट रिस्क इज नथिंग बट a susceptibility that my certain assertions, that means my transaction, my account balances can be prone to misstatements, can result into a misstatement if internal controls are missing। अगर कंट्रोल्स नहीं होते, अगर मैं कंट्रोल्स को हटा दूं तो मेरे कहां कहां कौन कौन से एरिया में क्या क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, ये समझने का जो रिस्क है, ये आइडेंटिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहलाता है इनहेरेंट रिस्क। ये सबसे पहले मैनेजमेंट सोचता है और ऑडिटर को भी ऐसे सोचना पड़ता है, क्योंकि वरना अगर ऐसा ऑडिटर नहीं सोचेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, ऑडिटर वो एरिया ढूंढ ही नहीं पाएगा जहां पे रिस्क पर कंट्रोल नहीं है। और अगर आप ये ढूंढ नहीं पाए ना तो ऑडिट क्या किया फिर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इनहेरेंट रिस्क का मतलब समझ में आया क्या? एक काम करो, यहां पे आओ मेरे साथ डेफिनेशन पे। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1B.18। आर यू देयर? सबसे चैलेंजिंग डेफिनेशन यही है, पर अगर समझ गए एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन, ससेप्टिबिलिटी के ऊपर लिखो, हमेशा याद रखना इस चीज को, वर्ड प्रोन टू, मतलब आपके कुछ ट्रांजैक्शंस या अकाउंट बैलेंसेस या डिस्क्लोजर्स आर प्रोन टू अ मिसस्टेटमेंट, मतलब जो मिसस्टेटमेंट में रिजल्ट हो सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली मटेरियल होगा, चाहे वो कलेक्टिवली मटेरियल होगा। अरे वो तो स्टैंडर्ड लाइन है यार, गलती या तो इंडिविजुअली मटेरियल हो सकती है या बहुत सारी गलतियां मिलकर मटेरियल हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई देयर इज अ चांस दैट मे बी अ ट्रांजैक्शन, मे बी एन अकाउंट बैलेंस कैन रिजल्ट इनटू अ मिसस्टेटमेंट इफ
इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट देयर। देखो, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल मतलब क्या है? अगर कंट्रोल्स नहीं होते तो चांसेस क्या है? बिफोर कंसिडरेशन मतलब कंसिडर करो ही मत इंटरनल कंट्रोल को, वो तो बाद में कंसिडर करना, उसके पहले सोचो कि क्या क्या एरियाज में क्या क्या गलतियां हो सकती है। वो सारी रिस्क क्या कहलाएगी? इनहेरेंट रिस्क कहलाएगी। क्या आपको इनहेरेंट रिस्क समझ में आया क्या? देखो, मैं जानता हूं ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, पर मैं ये जानता हूं एक बार समझ लोगे तो याद होगी, नहीं समझोगे ना तो भाई चांस ही नहीं है समझने का और याद होने का भी, और एग्जैक्ट तो मैच होगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है। अब दिमाग लगाओ, सर आपने क्या बोला? इनहेरेंट रिस्क में कंट्रोल नहीं है, तो अब कंट्रोल नहीं है को ऐसे क्या बोलने का है? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल को कंसिडर करेंगे पर अभी नहीं करेंगे, कंट्रोल को हम देखेंगे अगले स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हम कंट्रोल को कंसिडर नहीं करने वाले। अच्छा, कंट्रोल को कंसिडर नहीं करोगे तो क्या होगा? तो हमको यही देखने का है कि भाई जो ट्रांजैक्शन है या जो अकाउंट बैलेंस है या जो डिस्क्लोजर है, आर दे ससेप्टेबल टू मिसस्टेटमेंट? अब वो मिसस्टेटमेंट चाहे इंडिविजुअली मटेरियल हो या इन एग्रीगेट मटेरियल हो, क्या फर्क पड़ता है? ये रिस्क क्या कहलाएगा? इनहेरेंट रिस्क कहलाएगा। खत्म हो गया डेफिनेशन। पढ़ लो एक बार वापस। गलती से तुमने अगर सीए फाइनल में रिस्क मैनेजमेंट ले लिया, सब वापस आएगा। ईआईएस के भी रिस्क आएंगे, ऑडिट के भी रिस्क आएंगे और उनका मैनेजमेंट भी आएगा। पर बेस्ट पार्ट ये है, वहां पे याद नहीं करना पड़ेगा, वो ओपन बुक एग्जाम होता है, वहां पे किधर से कॉपी पेस्ट करना ही मालूम होना चाहिए। सर हम तो बोलते हैं ऑडिट ईआईएस को भी ओपन बुक कर दो। अपने बच्चों के लिए ओपन बुक कर दो तो तुम्हारा लॉटरी है, क्योंकि तुमको मालूम है किधर से क्या उठाने का है। वो तुमको दिक्कत नहीं है, समझ रहे मेरे बात? उठाना किधर से क्या है, प्रॉपर बाइफर्केशन दिमाग के अंदर है। बहुत डिस्क्लेमर, ऐसा कुछ है नहीं, ये हम सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं दोपहर के 3 बजे। IR समझा क्या? पक्का। कंट्रोल रिस्क बहुत सिंपल है। देखो, हम कंट्रोल लगाते क्यों हैं? तुमको अच्छे से मालूम है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंटरनल कंट्रोल को लगाने के? EIS चैप्टर नंबर 3। एक ही चीज जो आपको समझ में आई होगी, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। मतलब कंट्रोल लगाने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंशन की मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही नहीं, और अगर हो तो डिटेक्शन हो जाए, और मिल जाए तो उसके बाद में करेक्शन हो जाए। तो डोंट यू थिंक कंट्रोल लगाने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क क्या है? एक ही रिस्क है, ये चीज नहीं हो पाएगा। मतलब जो कंट्रोल लगाया है वो ये अचीव नहीं कर पाएगा। क्या अचीव नहीं कर पाएगा? इट विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट ऑल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। हाँ, सेम वही बात है, वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल होगा या तो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट। पढ़ के देखो डेफिनेशन। सर, अ रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट could occur in an assertion, मतलब वही सेम, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट कुड बी मटीरियल, चाहे वो इंडिविजुअली होगा या इन एग्रीगेट हो। ये काम का बात है ही नहीं, काम का बात इधर से है। सर, अ रिस्क दैट मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। मतलब कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। यही चीज नहीं हो पाएगा, वो रिस्क कहलाता है कंट्रोल रिस्क। यस और नो? डोंट यू थिंक एज अ ऑडिटर मैंने ये IR और CR को साथ साथ में समझना चाहिए? पहले सोचूंगा कहां कहां पे इनहेरेंट रिस्क है, फिर देखूंगा ये सारे रिस्क के लिए कंट्रोल है या नहीं है, और वो कंट्रोल एक्चुअली में ढंग से प्रिवेंट कर पा रहा है क्या, डिटेक्ट एंड करेक्ट कर पा रहा है क्या। मतलब ये IR और CR को इंडिपेंडेंटली नहीं समझा जा सकता है, इनको हमेशा कलेक्टिवली समझना चाहिए। मतलब जहां जहां पहले इनहेरेंट रिस्क मिलेगा वहां पहले कंट्रोल्स ढूंढूंगा, कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करूंगा, फिर पता चलेगा कि कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं है। कैन आई से कंट्रोल रिस्क अगर ज्यादा है मतलब कंट्रोल्स आर वीक। रिस्क मतलब नेगेटिव है, अगर कंट्रोल्स वीक रहेंगे तभी तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा। कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। डोंट यू थिंक दैट? यस और नो? व्हेन आई से कंट्रोल आर इफेक्टिव तो मैं बोलूंगा कंट्रोल रिस्क कम है। अगर मैं बोलूंगा कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, इतने अच्छे नहीं है, वीक है बहुत, तो कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क इज नेगेटिव। यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क? पक्का? गिविंग यू 1 मिनट, वापस से डेफिनेशन पढ़ो प्लीज। अपने आप को ये ना, ये वो जो एक लाइन है ना उसकी वजह से, असर्शन वर्ड की वजह से कंफ्यूज मत होने दो। अपने आप को ये मटेरियल इंडिविजुअली होगा, एग्रीगेट, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए।
कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। इधर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन नहीं हो रहा है कंट्रोल से, इसलिए कंट्रोल रिस्क है। ऊपर वाले में भाई गलती होगी अगर कंट्रोल कंसीडर नहीं किया तो वो मेरे लिए इनहेरेंट रिस्क है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बाकी लिखने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, बट मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट पे जाए, दैट इज डिटेक्शन रिस्क। अब सुनो मेरा बात, ये आईआर और सीआर जो दोनों है ना, दिस आईआर एंड सीआर बोथ आर फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, कि कंपनी के मैनेजमेंट ने रिस्क ढूंढना चाहिए, कंट्रोल लगाना चाहिए। ऑडिटर इन दोनों को इवैल्यूएट करता है, ऑडिटर कंट्रोल नहीं कर सकता है। ऑडिटर कैन ओनली असेस एंड इवैल्यूएट आईआर एंड सीआर, क्योंकि कंट्रोल आप लगा नहीं सकते हो, कंट्रोल को आप सिर्फ चेक कर सकते हो, इनहेरेंट रिस्क को आप सिर्फ ढूंढ सकते हो, आप थोड़ी क्रिएट करोगे। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के कंट्रोल में होता है। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? सुनो मेरा बात, ऑडिटर जब अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, क्या वो चाहेगा कि यार जब मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं, इफ देयर आर मिसस्टेटमेंट्स आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई देम। पर एक रिस्क है, आप भी सैंपलिंग लगाओगे, आप भी एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर लगाओगे, हो सकता है कुछ गलतियां रहेगी जो आप ढूंढ नहीं पाओगे एज अ ऑडिटर। सो अ रिस्क दैट ऑडिटर्स ऑडिट प्रोसीजर्स will not be able to detect certain material misstatements. Do you get my point? This risk is called as detection risk. Don't you think ये detection risk को reduce कैसे करना है या कब ज्यादा होगा, ये ऑडिटर के कंट्रोल में है। क्योंकि अगर आपको लगता है यहां पर चांसेस ज्यादा गलतियां होने के, डिटेल में काम करना चाहिए आपने, ताकि डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो आप। अरे डिटेक्शन रिस्क आपके कंट्रोल में पूरा, आप कितना ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो, कैसे चेकिंग कर रहे हो, उसका ही तो इंपैक्ट आएगा कि भाई कितने चांसेस है कि कुछ गलतियां आपको नहीं मिल पाएगी। दिस रिस्क इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क। ये ऑडिटर के कंट्रोल में रहता है। इट इज अ रिस्क दैट कि ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाया है शायद वो कुछ गलतियां ढूंढ नहीं पाएगा। दिस रिस्क इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क। लेट मी टीच यू द डेफिनेशन। कम टू पेज नंबर 1B.20. कैन यू सी डिटेक्शन रिस्क? देखो, रिस्क दैट जो ऑडिटर ने प्रोसीजर लगाए होंगे, रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर, जिससे आप ओवरऑल ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हो। ये लाइन को छोड़ दो, इतना लाइन पढ़ो। द रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट जो एग्जिस्ट करता है, जो शायद मटेरियल भी हो सकता है, आप वो गलती को ढूंढ नहीं पाओगे, यही रिस्क क्या कहलाएगा? डिटेक्शन रिस्क कहलाएगा। हां, एक बात सुनना, एज अ ऑडिटर क्या आप हमेशा ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हो? व्हाट वाज ऑडिट रिस्क? मैं गलत ओपिनियन दे दूंगा, कौन चाहेगा गलत ओपिनियन देना यार? देखो, ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता है, बट जितना रिड्यूस हो सकता है उतना अच्छा है। इसीलिए एक लाइन है, हमेशा ऑडिटर चाहता है टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल। क्या वर्ड है? ऑडिटर हमेशा चाहेगा टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल, मतलब कम से कम ऑडिट रिस्क रहे। डोंट यू थिंक इस ऑडिट रिस्क को नीचे रखने के लिए आपको डिटेक्शन रिस्क को भी नीचे रखना पड़ेगा? अरे भाई, ऑडिट रिस्क क्या था? आप गलत ओपिनियन दे दोगे। गलत ओपिनियन कब दोगे? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलती आपको नहीं मिलेगी, और गलती नहीं मिलेगी, ये रिस्क तो डिटेक्शन रिस्क है। सो डोंट यू थिंक दिस डिटेक्शन रिस्क इज गोइंग टू इंपैक्ट योर ऑडिट रिस्क? अरे यस और नो? दैट इज व्हाई इन द डेफिनेशन ऑफ डिटेक्शन रिस्क दे हैव इंक्लूडेड द वर्ड ऑडिट रिस्क। अब पढ़ो वापस से। सर, आप एज अ ऑडिटर प्रोसीजर्स लगाते हो जिससे आप ऑडिट रिस्क को एकदम एक्सेप्टेबली लोअर लेवल तक रिड्यूस कर रहे हो, बट सर प्रॉब्लम है शायद आपको कुछ गलतियां नहीं मिलेगी, जिससे आपका डिटेक्शन रिस्क भी बढ़ जाएगा और ऑडिट रिस्क भी बढ़ जाएगा। यही रिस्क, मतलब बेसिकली आपकी जो गलती है, क्या गलती है यहां पे, कि कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं मिल पाई, इसकी वजह से तो आपका ओपिनियन गलत होगा ना यार। मतलब बॉटम लाइन, डिटेक्शन रिस्क इज अ रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट सर्टेन मिसस्टेटमेंट्स व्हिच कैन बी मटेरियल। अगर डिटेक्शन रिस्क बढ़ा, ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए ऑडिटर क्या चाहेगा? ऑडिट रिस्क को कम रखने के लिए डिटेक्शन रिस्क भी कम से कम रहे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये था डेफिनेशन ऑफ डिटेक्शन रिस्क, पढ़ लो एक बार।
डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब दो चार इंपॉर्टेंट चीजें इन तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है? सबसे पहले, क्या ऑडिटर ने इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क का कंबाइंड असेसमेंट करना चाहिए? हाँ। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा सिर्फ इनहेरेंट रिस्क से पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क में आप कंट्रोल से अवॉइड ही कर रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग एट कंट्रोल्स एट ऑल। तो ऐसे देखोगे तो बिजनेस में सब जगह रिस्क ही रिस्क दिखेगा, पर वो रिस्क कब सेंसिबल रहेगा कि भाई पहले रिस्क ढूंढा, क्या इसके लिए कंट्रोल भी है क्या? वरना तो हर एरिया में सिर्फ रिस्क दिखेगा आपको। तो एज अ ऑडिटर आपने कंबाइंड असेसमेंट करना चाहिए। सिर्फ इनहेरेंट रिस्क देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंट्रोल देखने से कुछ नहीं होगा, दोनों को साथ साथ देखो। जिधर बिजनेस में रिस्क है वहां कंट्रोल है क्या, कंट्रोल अच्छे से इंप्लीमेंटेड है क्या, अच्छे से डिजाइंड है क्या, और दोनों का कंबाइंड कंक्लूजन ड्रॉ करो। मतलब आप कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करोगे? अगर देखो इधर, just spend 1 minute with me. अगर मैं बोलता हूं सबसे पहले किसी एरिया में इनहेरेंट रिस्क इज हाई, अरे सर मेजॉरिटी एरियाज में इनहेरेंट रिस्क ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि बिजनेस में हर एरिया में रिस्क रहता है यार, और रिस्क सिग्निफिकेंट ही होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्या वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं क्या? क्या वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है क्या? या वर्ड यूज कर लो, इफेक्टिव है क्या? अरे हाँ या ना? अगर कंट्रोल्स अच्छे हुए तो कैन आई से माय कंट्रोल रिस्क इज लो? Controls are strong, that means control risk is low. If control risk is low, don't you think my IR plus CR will become low? क्योंकि कंट्रोल्स ही डिसाइड करेंगे। अरे बाय डिफॉल्ट हर बिजनेस एरिया में रिस्क ज्यादा है, पर कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं, बढ़िया है, कंट्रोल्स में चांसेस कम है गलतियां होने के, तो कहना है उस एरिया का IR भी अपने आप खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा। तो कहना है इससे कंबाइंड असेसमेंट ही करना चाहिए हमेशा। IR प्लस CR, दैट शुड बी, देयर शुड बी अ कंबाइंड असेसमेंट। और देखो हमेशा इंपैक्ट ना कंट्रोल से IR के ऊपर आएगा, क्योंकि कंट्रोल्स आर गोइंग टू बी द ड्राइविंग फैक्टर। अगर कंट्रोल रिस्क कम हो गई तो IR भी कम हो जाएगी। कंट्रोल्स वीक हुए तो क्या होगा? IR प्लस CR विल बिकम हाई। तो दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1 व्हेन IR प्लस CR इज लो, एंड सिचुएशन नंबर 2 इज व्हेन IR प्लस CR इज हाई। कहने से दो ही सिचुएशन हो सकती है, 1 and 2। या तो IR प्लस CR लो होगा या IR प्लस CR हाई रहेगा। एक बात सोचो, शांति से दिमाग लगाओ। अगर मेरे को लगता है एक एरिया में IR प्लस CR लो है, मतलब कहना इसे उस एरिया में चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है, तो इधर मुझे डिटेक्शन रिस्क का सोचना ही नहीं चाहिए। नॉर्मल प्रोसीजर लगाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी चांसेस ही बहुत कम है गलतियां होने के। यस और नो? तो डोंट यू थिंक ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है? दिस पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस? इफ आई से IR प्लस CR इज हाई, मतलब यहां पर चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के। याद है ऑडिटर्स में एक ही सिचुएशन कवर करते हैं। आपने क्लीन ओपिनियन दिया, जबकि क्या आना चाहिए था? मॉडिफाइड आना चाहिए था। डोंट यू थिंक ये इस सिचुएशन में फिट हो रहा है? आप सोचो यहां पे IR प्लस CR हाई है, मतलब चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर हाई। क्या यहां पर आपको डिटेक्शन रिस्क को जितना कम हो सके करना चाहिए? मतलब डिटेल में डिटेक्शन रिस्क कम कब होगा? जब तुम ज्यादा से ज्यादा काम करोगे। जितना ज्यादा डिटेल में चेकिंग करोगे उतना ज्यादा कंफर्ट आएगा ना कि इस एरिया में एक्चुअली में गलतियां कुछ रह तो नहीं गई है। यस और नो? सो कहना इसे एक ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, व्हेन IR प्लस CR इज हाई, आपको ज्यादा से ज्यादा चेकिंग करके अपना डिटेक्शन रिस्क को कम रखना चाहिए, ताकि आप अपने ऑडिट रिस्क को भी लोएस्ट पॉसिबल लेवल तक रख सकते हो। इसलिए लोग बोलते हैं कंक्लूजन के लिए इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन IR प्लस CR एंड DR। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन के लिए है, सिर्फ एक। पहले वाले को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि वहां पर टेंशन ही नहीं है। IR प्लस CR इज लो, दैट मींस इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, डोंट एड्रेस दैट एट ऑल। हमारे लिए एक ही स्ट्रेसफुल वाला बात है, क्या? ऑडिट रिस्क। कब होता है? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है पर मैंने क्लीन दे दिया। पहले वाले में चांसेस ऐसा होने का बहुत कम है, क्योंकि चांसेस ही कम है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। तो दूसरे वाले में बारे में सोचो, सिर्फ यही सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। When IR plus CR is high, will you want to keep detection risk as low as possible? Yes. So it will look like a
inverse relationship between IR plus CR and DR. It looks like that. I'm trying to say. Honestly speaking, audit को mathematical terms में, functional terms में नहीं पढ़ना चाहिए. It's more about judgment. It's more about situation. But क्या है ना, correct incorrect में आ गया तो तेरे को पता होना चाहिए, हाँ भाई इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन IR प्लस CR एंड DR. क्या ये क्लियर है? क्लियर है क्या? तो सर कंबाइंड असेसमेंट होना चाहिए IR प्लस CR का, बिल्कुल ठीक है. एंड सर इस IR प्लस CR का DR से क्या रिलेशनशिप है, ये भी क्लियर है. सर कुछ भी बोलो, एक चीज आपको अचीव करने का है. आप हमेशा चाहोगे ऑडिट रिस्क जितना कम रहे उतना अच्छा है. यू वुड ऑलवेज वांट ऑडिट रिस्क टू बी द लोएस्ट पॉसिबल एक्सेप्टेबल लेवल, ताकि आपका ओपिनियन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होने चाहिए. क्या ये क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है इसके अंदर? देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन, फिर पढ़ाया IR क्या है, फिर पढ़ाया CR क्या है, फिर पढ़ाया DR क्या है, फिर बोला IR प्लस CR का कंबाइंड असेसमेंट, फिर इसका रिलेशनशिप विद DR. अरे हाँ है ना. और DR तो हमारा कनेक्टेड है ही ऑडिट रिस्क के साथ में, क्योंकि ऑडिट रिस्क रिड्यूस करने के लिए तो DR को रिड्यूस कर रहे हो आप. Are you able to understand and process whatever we have discussed? पक्का? अब लास्ट एक चीज और, दो मिनट स्पेंड करना. Audit risk is equals to function of ROM and detection risk. सुनो मेरा बात. ऑडिट रिस्क क्या था, एक मिनट के लिए रिवाइज करो फटाफट से. ऑडिट रिस्क क्या था? यू मे एंड अप गिविंग अ रॉन्ग ओपिनियन. दिमाग लगाओ, रॉन्ग ओपिनियन कब आएगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल स्टेटमेंट है पर तुमको नहीं मिला. नहीं मिला इज नथिंग बट डिटेक्शन रिस्क. अरे हाँ है ना. गलती नहीं मिली इज देयर नथिंग बट डिटेक्शन रिस्क ओनली. और गलती होनी तो चाहिए ना उसके लिए, तो उसके लिए वर्ड रॉम आया. मतलब कहना इसे ऑडिट रिस्क का इफेक्ट किसके ऊपर आता है? अगर एक एरिया में चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के और आपके डिटेक्शन रिस्क की वजह से आप गलती ढूंढ नहीं पाए, तभी तो ऑडिट रिस्क आएगा. अरे हाँ या ना. सो सर कैन आई से दिस रॉम इज नथिंग बट IR एंड CR? क्यों भाई? ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां से आता है? अरे भाई किस एरिया में गलती हो सकती है अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो. So this ROM is nothing but part of IR and CR. So don't you think audit risk is equals to IR, CR and DR? वो बस इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज कर रहा है. समझ में आया क्या मेरा बात? सिर्फ डेफिनेशन है. ऑडिट रिस्क होने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए. नहीं मिलना चाहिए मतलब डिटेक्शन रिस्क. मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए, कहां से आएगा? रॉम से आएगा. ये रॉम कहां से आ रहा है? अरे किसी एरिया में रिस्क है, गलती हो सकती है. और क्यों रिस्क है? क्योंकि कंट्रोल अच्छे नहीं होंगे. तो रॉम को क्या इंपैक्ट कर रहा है? IR एंड CR. बॉटम लाइन IR, CR, DR मिलकर ऑडिटर्स को इंपैक्ट करते हैं. स्टार्टिंग में इसीलिए ऑडिटर्स के 3 पार्ट बनाए थे, IR, CR, DR. समझा क्या मेरा बात? इक्वेशन क्लियर है क्या? 100%. तो एक काम करो, बुक में जो अभी तक जो पढ़ा है बहुत सारा जगह लिखा हुआ है, मेरे साथ एक बार पढ़ो अच्छे से और खत्म करो. फिर एक लास्ट चीज बची है, कंट्रोल रिस्क को भी कैसे असेस करते हैं वो डिटेल में बता दूंगा. आई विल स्पेंड सम टाइम देयर, बट वो सबसे लास्ट में. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई विल स्टिल टेल यू, डोंट वरी. चलो कम टू योर मॉड्यूल्स. पेज नंबर 1B.17. जल्दी से आओ. हाँ, विल स्पेंड गुड 10 minutes एंड फिनिश इट ऑफ. डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क क्लियर है? कैन यू सी लास्ट में ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ ROM एंड डिटेक्शन रिस्क. दिख रहा है क्या? कैन ऐसे उधर ही आप लिख सकते हो, ये ROM इज अ फंक्शन ऑफ, लिखा आगे मुझे मालूम है फिर भी लिख लो, IR एंड CR. अरे हाँ है ना. तो कैन वी से फ्रॉम 1 and 2 ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ IR, CR एंड DR. डू यू अग्री विथ मी और नॉट? अगले पेज पे आओ. कैन यू सी डेफिनेशन ऑफ ROM? ROM में क्या इंक्लूड किया? देखो ROM में ही दोनों चीज इंक्लूड की. हेडिंग देखो मैच होगा. ROM इंक्लूड्स योर IR एंड CR. यस और नो? एक काम करो, मैंने ये देखो, ये एक कुछ तो इटैलिक में मार्क करके लिखा है. लॉजिकल लगता है क्या? पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे को.
अरे कंट्रोल अच्छे होंगे मतलब कंट्रोल रिस्क कम होगा, कंट्रोल्स वीक रहेंगे मतलब कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा। यस और नो? लॉजिकल बात है। डेफिनेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? फिर देखो सर, नॉर्मली रिस्क का असेसमेंट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है रिस्क कैलकुलेट कर लेंगे 10.20% रिस्क है, ऐसा नहीं आ सकता है। इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रादर देन अ मेथड ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। यहां प्रोफेशनल जजमेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्लियर है वो चीज? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क ऑलरेडी मालूम है आपको। अगले पेज पे आओ। रॉम के 2 लेवल ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। कैन यू सी कंपोनेंट ऑफ रॉम, आईआर एंड सीआर? डिटेल में पढ़ाया था ऑलरेडी। सिर्फ सीआर का पार्ट डिटेल में पढ़ाने का बता दूंगा, डोंट वरी। नीचे पॉइंट नंबर 8 पे आओ। यू शुड मेक अ कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रॉम। बताया था ना, रॉम इंडिविजुअली सिर्फ आईआर से समझ में नहीं आएगा। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रॉम मतलब बोल रहा है आईआर एंड सीआर को साथ साथ में कंसीडर करना। समझा क्या? इसी से बनाया ना उसने इक्वेशन, देखो ना, रॉम इज इक्वल्स टू आईआर एंड सीआर। लॉजिकल लग रहा है क्या? व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क ऑलरेडी पढ़ाया है। सिर्फ पॉइंट नंबर 10 पेंडिंग है, होल्ड करो, सबसे लास्ट में बताऊंगा। कंट्रोल रिस्क को कैसे असेस और इवैल्यूएट करते हैं बताऊंगा, डोंट वरी। लास्ट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसके आगे आ जाओ, पहले बाकी खत्म करते ना। एक एग्जांपल दिया बहुत डिफिकल्ट, पढ़ के देखो जरा। ऐसे अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो पता चले क्वेश्चन अच्छा है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो मेहनत है वो पूरी वेस्ट है। समझेगा क्यों? पढ़ो जरा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बहुत बार ऐसा होता है आईसीआई के मॉड्यूल में, ऐसा एक आध कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जब उनके पास में पेपर में एक आध क्वेश्चन कम पड़ जाता है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी ओके आ जाता है पूरा का पूरा। बस इसमें क्या करेंगे, वो तुम्हारा ये जो रेडीमेड गारमेंट का शॉप है उसके वजह कोई और शॉप बना देगा, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप बना देगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, नीचे आओ। अगला हेडिंग, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑलरेडी पढ़ा है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है। यस और नो? खत्म हो गया। बेसिकली बचा एक ही चीज, क्या बचा है? असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क पढ़ाऊंगा मटेरियलिटी पढ़ाने के बाद में, अभी नहीं पढ़ सकते ना, वो मटेरियलिटी खत्म होने के बाद पढ़ेगा। एंड लास्ट में टाइम पास है, जो जो पढ़ा है सब डॉक्यूमेंट कर दो। अरे जो रिस्क ढूंढा होगा वो डॉक्यूमेंट करोगे, रिस्क आइडेंटिफाई करके उसका जो सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं वो डॉक्यूमेंट करोगे, क्या रेस्पॉन्सेज है वो भी अरे डॉक्यूमेंटेशन 230 पढ़ाया था। व्हाटएवर यू डू इन द एंटायर ऑडिट यू नीड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंटेशन इज टाइम पास। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आई विल टीच यू वंस आई फिनिश मटेरियलिटी, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट विल बी द नेक्स्ट सेक्शन। अगले सेशन में मटेरियलिटी पढ़ेंगे। 300 में आए तो 300 को खत्म करके जाएंगे ताकि इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म। तो अभी चले लास्ट पार्ट पे, जो एक चीज बचा है, असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। इधर आओ, 2 मिनट मेरे से टाइम स्पेंड करो। मैंने आपको ऑलरेडी लिखा है, टेंशन मत लो। तुम्हारे पास अगर वो सैंपल नोटबुक है जहां मैंने तुमको समरी लिखवाया था, वो अगर है हो जाएगा, टेंशन मत लो। सर कंट्रोल रिस्क क्या था? दिमाग लगाना, शांति से सुनना 5 मिनट के लिए। कंट्रोल रिस्क था सर कि हमारे इंटरनल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव नहीं होगा। इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। सर ये चीज अचीव नहीं हो पाएगी, ये रिस्क कहलाती है कंट्रोल रिस्क। एक बात बताओ, नॉर्मली एज अ ऑडिटर जब हम ऑडिट प्लानिंग करते हैं तब हमको स्टार्टिंग में सोचना पड़ता होगा ना कि हमें कंट्रोल्स पे रिलाई करना है या नहीं करना है। एंड नॉर्मली डोंट यू थिंक हम कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहते हैं? क्यों ऐसा? क्योंकि याद है एसए 210 में प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट था। कंपनी के मैनेजमेंट ने लिख के दिया था कि हमने अच्छे इंटरनल कंट्रोल को बनाया है, ये इसको हम एक्सेप्ट करते हैं टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डोंट यू थिंक व्हेन आई एम असेसिंग माय कंट्रोल रिस्क, मेरा 3 स्टेज है। पहला वाला है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। प्रिलिमिनरी असेसमेंट मतलब नॉर्मली प्लानिंग स्टेज में आप क्या सोच रहे हो कि मुझे कंट्रोल्स पे रिलाई करना है या रिलाई नहीं करना है। सर नॉर्मली अजम्पशन है कंट्रोल्स पे रिलाई करना होता है। व्हेन आई से कंट्रोल्स पे रिलाई करना है मतलब नॉर्मली विल यू अज्यूम दैट कंट्रोल रिस्क इज लो। When you are saying I want to rely on control, that means don't you think you should assume control risk is low? तो मैंने देखो आपको नोटबुक के अंदर
कंट्रोल रिस्क के डेफिनेशन के नीचे एक असेसमेंट प्रोसेस लिखाया होगा। ऐसा देखो, डेफिनेशन खत्म हुआ होगा, देन यू सी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, ये लिखाया होगा। उसमें स्टेज 1 लिखाया होगा, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा आपने। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, यू वांट टू अज्यूम इट टू बी लो और हाई। डोंट यू थिंक नॉर्मली वी ऑलवेज अज्यूम दैट कंट्रोल रिस्क इज लो बिकॉज in the initial stage we would think that we need to rely on control, और मैनेजमेंट ने लिख के भी दिया एंगेजमेंट टर्म्स में। सो लॉजिकल भी है कि हमने अज्यूम करना चाहिए कंट्रोल रिस्क लो है, दैट मींस वी वांट टू रिलाई ऑन कंट्रोल, दैट मींस वी वांट, आई एम नॉट सेइंग वी आर रिलाइंग, आई एम सेइंग वी वांट टू रिलाई। यहां पर टेस्टिंग नहीं किया कंट्रोल का अभी तक, ये एक पहला अजम्पशन है कि हमें रिलाई करना है या नहीं करना है। सर वी वांट टू रिलाई, सर नॉर्मल अजम्पशन कंट्रोल रिस्क इज लो एंड यू वुड वांट टू रिलाई ऑन कंट्रोल। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप ऑडिट के प्लानिंग स्टेज में सोचते हो इस कंपनी के कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत एक्सेप्शनल रेयर सर्कमस्टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी के अंदर 1-2 साल पहले फ्रॉड हुआ होगा, कंपनी कंप्लीटली अबैंडन्ड रहेगा, अब उसको समझ लो रिफर्बिश करके नया मैनेजमेंट लाया है, नया पैसा लाया है, वापस रीस्टार्ट किया जा रहा है। डू यू गेट माय पॉइंट? तो हो सकता है अब आप पहले साल कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं करना चाहोगे, पहले साल आप सब कुछ चेक करना चाहोगे। वंस यू आर कंफर्टेबल, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स यू मे थिंक अबाउट रिलाइंग। डू यू गेट माय पॉइंट? तो सर यू मे हैव योर रीजंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ कि हम क्यों रिलाई नहीं करना चाहते। हालांकि बहुत रेयरली होगा, बट ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है। अगर आपने स्टार्टिंग में सोचा है कि कंट्रोल पे रिलाई करना ही नहीं है, तो मुझे बताओ कंप्लायंस प्रोसीजर लगाने का फायदा है क्या? नहीं ना। कंट्रोल रिलाई करना ही नहीं है, मतलब कंट्रोल को चेक क्यों करने का? फिर डायरेक्टली क्या करने का? सब्सटेंटिव लगाने का है। तो देखो, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ने 2 पार्ट बनाया था, लो या हाई। हाई के केस में लिखा होगा, दिख रहा है क्या? इट विल बी एन एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन जहां पर आप रिलाई करना ही नहीं चाहते हो, यहां पर आपने डायरेक्टली सब्सटेंटिव लगाना पड़ेगा। बट नॉर्मल अजम्पशन क्या रहता है? दैट कंट्रोल रिस्क इज लो। इट्स अ जनरल अजम्पशन, दैट मींस वी वांट टू रिलाई, वी वांट टू रिलाई। हम नॉर्मली ये अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमको रिलाई करना है तो हमको इसके लिए कंट्रोल चेक भी तो करने पड़ेंगे। तो कंट्रोल चेक करने का प्रोसीजर क्या है? कंप्लायंस प्रोसीजर। तो स्टेज नंबर 2 देखो क्या लिखा है इसके नीचे, इसको ही कनेक्ट करके लिखा होगा, ऑडिटर शुड परफॉर्म कंप्लायंस प्रोसीजर, ऑडिटर शुड परफॉर्म टेस्ट ऑन कंट्रोल्स टू इवैल्यूएट द सेम। मतलब आपने कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहिए कि एक्चुअली में जो आपने सोचा कि कंट्रोल्स पे रिलाई करना है वो एक्चुअली में रिलायबल है या नहीं। अब एक बात बताओ, यहीं पर मल्टीपल सिचुएशंस आएगी। बुक में, नोटबुक में लिखा, पढ़ेंगे, सुनो। आपने सोचा कंट्रोल्स अच्छे होंगे, कंट्रोल रिस्क लो आपने अज्यूम किया, कंट्रोल चेकिंग शुरू किया। अब कंट्रोल चेकिंग करने के बाद में हो सकता है सिचुएशन 1, कंट्रोल्स में कोई दिक्कत नहीं है, दे लुक रिलायबल, दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद द नॉर्मल प्रोसीजर। दूसरा आउटकम, सर मैंने सोचा कंट्रोल सर रिलायबल, पर मुझे लग रहा है कंट्रोल्स के डिजाइन में प्रॉब्लम है, और डिजाइन के साथ साथ में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में भी प्रॉब्लम है, मतलब मैं कंट्रोल पे रिलाई नहीं करना चाहता। डोंट यू थिंक मेरा जो ओरिजिनल प्लान था उसको रिवाइज करना चाहिए? ओरिजिनली मैंने ऑडिट प्लानिंग किया होगा, कंट्रोल्स पे रिलाई करेंगे, डिटेल्ड सब्सटेंटिव लगाएंगे, बट लिमिट में लगाएंगे और ओपिनियन तक जाएंगे। सर अब मेरे को लग रहा है जो मेरा ओरिजिनल प्लान था वो गलत है, आई थॉट आई विल रिलाई, बट आफ्टर टेस्टिंग द कंट्रोल आई डोंट वांट टू रिलाई। Don't you think I will have to perform extremely detailed substantive procedures? Will I have to revise my entire audit procedure का planning? Yes. Situation 1, ओरिजिनल जो सोचा था सही है, कंटिन्यू करो। सिचुएशन 2, जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्टली डिटेल में काम करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन, ढंग से सुनना, जिसमें नहीं लिख के दिया, समझने के लिए प्लीज। आपने सोचा आपको कंट्रोल पे रिलाई करना है, आपने जब कंट्रोल चेक करना शुरू किया, आपको कुछ लेट्स से कंट्रोल के डिजाइन में प्रॉब्लम मिला। एग्जाम्पल, आपको लगा परचेस प्रोसेस देखा, मैं एग्जांपल परचेस प्रोसेस का ले रहा हूं। परचेस प्रोसेस है, मैंने चेक करना शुरू किया, डिजाइन देखा, सर कोटेशन एनालिसिस नहीं बनाया आपने, तो मैंने क्लाइंट को पूछना चाहिए ना क्यों नहीं किया। डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कोटेशन एनालिसिस नहीं है, आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन परचेजेस। आई विल आस्क देम व्हाई नो कोटेशन एनालिसिस इन केस ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वो बोला सर हम लास्ट 10 साल से एक स्पेसिफिक कैटेगरी का रॉ मटेरियल एक सप्लायर से खरीदते हैं, ये रॉ मटेरियल पूरे इंडिया में कोई और सप्लाई नहीं करता है, 10 साल से इसी से खरीद रहे हैं। हाँ, हम एक पीरियोडिकल बेसिस पे 2-4 साल में 5 साल में रिसर्च करते हैं कि कोई और ये रॉ मटेरियल दे सकता है क्या, हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, पर हमको मालूम है यार ये रॉ मटेरियल इतना स्पेसिफिक नेचर का है, कोई और प्रोवाइड ही नहीं करता है, इसी से खरीदना पड़ेगा हमको डायरेक्टली। तो कैन आई से देयर इज अ रीजन, देयर इज अ जस्टिफाइबल लॉजिक
that why there is a deficiency in control. Do you get my point? मतलब there can be a compensating control. What is a compensating control? Periodically उनका मैनेजमेंट असेसमेंट कर रहा है. मतलब कोटेशन एनालिसिस हर साल में हर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल पूरे रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो आपको ये देखना पड़ेगा, यहां पर ना डायरेक्टली आंसर 1 और 2 पे नहीं है, यहां पे आंसर तक आना पड़ेगा. ये चीज में आपको सोचना पड़ेगा. ओरिजिनली लगा था कंट्रोल्स पे रिलाई करना है, प्रॉब्लम मिला, क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, क्या कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल भी है क्या. अच्छा कभी कभी क्या हो सकता है मालूम है क्या, एक कंट्रोल मिसिंग है, कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल भी नहीं है, बट कोई एक तीसरा कंट्रोल है जो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. सुनो शांति से ढंग से. अटेंडेंस का सिस्टम, स्वाइप कार्ड सिस्टम है हमारे पास में, समझ रहे हो. अब हम क्या करते हैं, आपका पेरोल प्रोसेस करने के लिए आपने जब स्वाइप कार्ड किया, इन टाइम आउट टाइम, डू यू अंडरस्टैंड दिस. मैंने बोला जब आप लंच के लिए बाहर जा रहे हो तब भी स्वाइप करके बाहर जा रहे हो, सिस्टम में गलती हो गया तो सुनो, स्वाइप किया, एंटर किया 8 AM इन द मॉर्निंग, लंच के लिए बाहर गया 1 बजे, वापस स्वाइप आउट किया होगा, सिस्टम के अंदर तुमने पिक किया कि एम्प्लॉय 8 बजे आया 1 बजे चले गया, हाफ डे मार्क कर दो. मल्टीपल टाइम स्वाइप हो सकता है ना यार. मतलब मेरे को लग रहा है कंट्रोल है, बट कंट्रोल इज अ जोक. यू कांट डिसाइड ऑन दिस बेसिस कि एक एम्प्लॉय ने 8 घंटे काम किया कि नहीं किया, बट वो बोलेंगे नहीं सर वापस भी तो अंदर आएगा. समझ रहे हो मेरा बात. सर सेल्स वाला बंदा है, वापस नहीं आया, यहां से थर्ड पार्टी के पास में गया, वहां से वापस आ गया. मतलब शायद हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज के केस में डायरेक्टली ये नहीं कवर हो सकता है. सर सेल्स वाले लोगों के लिए सेल्स का जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, जिनके अंडर 10 लोग काम करते हैं, वो लोग उन लोगों का अटेंडेंस रिकन्फर्म करते हैं ऑन ईमेल ऑन अ मंथली बेसिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब देयर इज अ सेपरेट कंट्रोल ऑल टुगेदर. जो एक कंट्रोल मिसिंग है उसको इनडायरेक्टली कॉम्पनसेट कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब आपके पास में से मल्टीपल मैकेनिज्म्स हो सकते. बॉटम लाइन क्या है, कंक्लूजन एक ही है, रिलाई करना है नहीं रिलाई करना है. इसलिए नोटबुक में उतना ही लिखा है, समझ रहे हो. अगर रिलाई कर सकते हो तो कंटिन्यू विद योर ओरिजिनल प्लान, नहीं रिलाई कर सकते हो देन रिवाइज योर ऑडिट प्लान. ये लिखा है क्या, चेक कर लो आपने. प्रिलिमिनरी असेसमेंट, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल एंड फाइनल असेसमेंट. दैट मींस यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि कंट्रोल रिस्क एक्चुअली में ज्यादा है या कम है. दिख रहा है क्या फाइनल असेसमेंट में आपने बोला होगा, अगर आपको लो ही लग रहा है तो कंट्रोल्स आर रिलायबल, यू कैन कंटिन्यू विद द ओरिजिनल प्लान ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. नहीं सर रिलायबल नहीं लग रहा है तो आपने क्या अपना प्लान को रिवाइज करना चाहिए, बिल्कुल रिवाइज करना चाहिए. ठीक है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? दिस वाज डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ऑडिट रिस्क, IR, CR, DR, relationship between IR plus CR and DR, why you should do a combined assessment of IR plus CR. CR का भी असेसमेंट कैसे होता है वो भी समझाया आपको. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्वेश्चंस नॉर्मली एट अ फाइनल लेवल काफी कॉमन है, बट स्टिल आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके दिया है. सर रिलेशनशिप बिटवीन, याद है क्या, ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू ROM, फंक्शन ऑफ ROM एंड DR. ROM is a function of IR and CR. दोनों इक्वेशन से ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ IR, CR एंड DR. क्लियर है क्या? ऑनेस्टली ये जो पूरा डिस्कशन था इसमें आपका मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 कवर होता है. अगर आप आपके मॉड्यूल में अगर आएंगे एज पर ICAI मॉड्यूल, एज पर ICAI मॉड्यूल जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, लुक एट द नेम ऑफ द चैप्टर, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. इसमें जो रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट है वो पूरा कवर हो गया, लिटरली कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरा कवर हो गया. जो इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको अपन लास्ट में एक लेक्चर और डिवोट करेंगे, एंड इन दैट वी विल ट्राई टू कवर द बेसिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए ऑडिटर के पास टूल्स क्या क्या है, फ्लो चार्ट, नैरेटिव रिकॉर्ड, छोटी मोटी चीजें. याद है आपका कोसो फ्रेमवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इधर है, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एक बार और. बट अदरवाइज जो कोर पार्ट था रिस्क असेसमेंट का, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. सो आज का डिस्कशन इनडायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 का मेजर पार्ट कवर करता है, एंड ऑब्वियसली जो ऐसे 315 है वो तो डिटेल में कवर होता ही है. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? मेरे हिसाब से वी आर डन विथ 700 सीरीज, वी आर डन विथ SA 315. In 500 series, we are done with SA 500, 505, 510, yes or no, 580, ये भी खत्म हो चुका है. 200 सीरीज में we are done with SA 210.
ऐसे 230, मतलब ऑलमोस्ट एक मेरे हिसाब से 12 स्टैंडर्ड्स कवर हो चुके हैं डिटेल में। 12 स्टैंडर्ड्स वी हैव कवर्ड इन डिटेल। अब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बचता है डिस्कशन करने के लिए एक्चुअली में 320 पढ़ेंगे अपन ऑब्वियसली। 320 एंड 300 दोनों इंपॉर्टेंट है। 320 क्यों इंपॉर्टेंट है बोलता हूं, थोड़ा सा आईसीआई के मॉड्यूल में इस बार हल्का सा चेंजेस आया है रिगार्डिंग ऑडिट मटेरियलिटी। कुछ नहीं, डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया जो उन्होंने पहले कर देना चाहिए था। तुमको पढ़ने के बाद समझ में आएगा, तुमको ऑलरेडी मालूम है, बस उन्होंने लिख के अब दी है, बट मेरे को वापस एड्रेस करना पड़ेगा कि ये नया पार्ट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो 320 को इसलिए थोड़ा वापस पढ़ेंगे। 300 तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है एग्जाम के लिए, क्योंकि वो एक चैप्टर है, देख रहे हैं ये ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो ऑलमोस्ट 300 एंड 320 के ऊपर ही है। तो आने वाले जो मोस्टली 2 अपने सेशंस रहेंगे वो इस चैप्टर नंबर 2 पे ही रहेंगे, आप रियलाइज करेंगे। वो जैसे ही हो गया ना, आप रियलाइज करेंगे फिर अपने को पढ़ने का है डिटेल में 240, 520 एंड 530, ताकि अपने बचे चैप्टर और खत्म हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? एंड व्हाट आई वांट इज एटलीस्ट 1 to 8 चैप्टर में चैप्टर 6 छोड़ के सब खत्म हो जाना चाहिए। समझा क्या? That's the objective, and slowly we will be able to address. Are we good? We'll continue with the next standard in the next session. Thank you. एक बार बंद करो ना। आलाप एक बार आवाज भी चेक करो ना।